subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the hemolytic anemia. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमोलिटिक एनीमिया के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो है बेसिकली दो टाइप के, एक है आपका एक्वायर्ड, एक है आपका हेरिडिटरी। जो आपके भी हम सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है पैथोफिजियोलॉजी, उसमें आपके ब्लड डिसऑर्डर्स में जो एनीमियास हैं उसमें ये आते हैं एक्वायर्ड और हेरिडिटरी एनीमिया, उसके अंडर में ही आपके आते हैं हेमोलिटिक एनीमिया, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए जो वीडियो भी है लंबा हो सकता है, बट ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर द लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज मिल सके। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's start the topic. So contents of the lecture are hemolytic anemia, hemolysis pathway, types, clinical symptoms, laboratory evaluation and the findings, and detail about the acquired hemolytic anemia and the hereditary hemolytic anemia. Now come to topic. So first is the hemolytic anemia. तो hemolytic anemia है क्या? So basically hemolytic anemia is the anemia due to the hemolysis. Means hemolysis होने के कारण, ब्लड डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो आपको ब्लड की कमी होगी उससे आपको एनीमिया होगा, उसको हम एक तरीके से हेमोलिटिक एनीमिया बोल सकते हैं। मीन्स द हेमोलिटिक एनीमिया और are defined as anemias resulting from an increase in the rate of red cell और RBC destruction। तो अल्टीमेटली इसमें जो है आपके आरबीसी सेल्स का डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है आपके हेमोलिटिक एनीमिया में ड्यू टू द हेमोलिसिस। तो अल्टीमेटली हेमोलिसिस जब जो आपका प्रोसेस है वो उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर में, इससे जो है ब्लड की कमी होगी और आपको एनीमिया हो सकता है। एंड normally, RBC lysis or hemolysis undergoes at the end of their lifespan of the RBC, that is a 120 plus minus 30 days, and within the cells of reticuloendothelial cells, this is RE system in the spleen, and the elsewhere means extravascular hemolysis. तो बात करें हम लोग आरबीसी की लाइफ स्पान की, तो एक तरीके से वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद जो है एक तरीके से ब्लड जो है आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द हेमोलिसिस प्रोसेस, एक नॉर्मल पाथवे के थ्रू। जो बेसिकली जो मेन साइट है क्या आपका स्प्लीन है, जिसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर में जो है आपके आरबीसीज डाइजेस्ट होते हैं और हेमोलिसिस होते हैं। लेकिन आपके हेमोलिसिस कंडीशन में या हेमोलिटिक एनीमिया कंडीशन में जो है आपके जो आरबीसी है वो प्रीमेच्योर कंडीशन पे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं। एंड इन द हेमोलिटिक एनीमिया रेड सेल लाइफ स्पान इज शॉर्टनड लेस देन 30 days एंड द इंक्रीज द हेमोलिसिस रेट, दैट इज अ प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हेमोलिटिक एनीमिया में जो है आपके रेड सेल या आरबीसी का जो लाइफ स्पान है जो कि होता है नॉर्मली 120 दिन, उससे कम हो जाता है। जो अप्रोक्सीमेटली है वो 30 दिन से कम हो जाता है आपके आरबीसी का लाइफ स्पान, और इसमें जो हेमोलिसिस का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अल्टीमेटली प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर में, जिससे आपको हेमोलिटिक एनीमिया कॉज होगा। एंड हाउएवर शॉर्टनिंग ऑफ द रेड सेल लाइफ स्पान डज नॉट नेसेसरली result in the anemia. In fact, compensatory bone marrow hyperplasia may cause 6 to 8 fold increase in the red cell production without causing anemia to the patient, so called compensated hemolytic disease। तो नॉर्मल केस में अगर कुछ समय के लिए एक्यूट कंडीशन के लिए जो आपका रेड सेल्स का जो लाइफ स्पान है कम होने की वजह से जो है कंपेंसेटरी पाथवे एक्टिवेट होंगे, जिसमें जो है कि बोन मेरो में होंगे आपके हाइपरप्लेसिया। मीन्स बोन मेरो का जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक ब्लड को बना सके कंपनसेट करने के लिए, जो कि हेमोलिसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसलिए जो है उस समय कुछ कंडीशन के लिए हम उसको बोल सकते हैं कंपनसेटेड हेमोलिटिक एनीमिया। लेकिन क्रोनिक वेव में अगर हम बात करें तो ये जो है सफिशिएंट नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको हेमोलिटिक एनीमिया फेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंपनसेटरी पाथवे हैं आपके हेमोलिटिक एनीमिया के अगेंस्ट में, या आरबीसी की लाइफ स्पान कम होने के अगेंस्ट में आरबीसी का जो प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द कंपनसेटरी बोन मेरो हाइपरप्लेसिया, इट्स ए कंपनसेटेड हेमोलिटिक डिसीज। एंड नाउ कम टू द हेमोलिसिस पाथवे। जैसे हम जानते हैं कि जो हेमोलिसिस है वो दो तरीके से हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर, जिसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेजर साइट है वो है आपके फर्स्ट इज द इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, मीन्स विथ इन द वेस्कुलर सेल्स और वेस्कुलर वॉल या वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर पे अगर हेमोलिसिस हुआ
उसको हम बोल सकते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। मीन्स द रेड सेल्स अंडरगोस लाइसिस और हेमोलिसिस इन द सर्कुलेशन एंड रिलीज देयर कंपोनेंट्स और कंटेंट इनटू द प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर में ही, सेल्स के अंदर में ही, ब्लड में ही अगर आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे जो है इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे आपके जैसे हीमोग्लोबिन हैं, हीम है, ग्लोबिन है, वो सब जो है आपके प्लाज्मा में जो है रिलीज करेंगे, जिससे जो है आपके अल्टीमेटली इंक्रीज द प्लाज्मा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज द और हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के, जो कि आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। मीन्स आपके सर्कुलेशन के बाहर, चाहे वो स्प्लीन हो चाहे कहीं और हो, उसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। एंड द रेड सेल्स means RBCs are the taken up by the cells of RE system, means reticuloendothelial system, that is present in the spleen, where they are digested by the macrophages of the spleen cells। तो स्प्लीन सेल्स के अंदर में जो भी मैक्रोफेज सेल्स होते हैं उसके थ्रू जो है आपके आरबीसीज डाइजेस्ट होते हैं बाय द एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस पाथवे। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें डिटेल में कि आपके ये एक्स्ट्रावेस्कुलर है, या आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है। तो इसमें जो है आरबीसीज लाइसिस होंगे, उससे जो है आपके फ्री हीमोग्लोबिन कन्वर्ट्स होगा, उससे फिर जो है हीमोग्लोबिनिमिया के थ्रू जो फ्री हीमोग्लोबिन आपके किडनी तक पहुंचेंगे और हीमोग्लोबिनुरिया जो सिम्टम्स है वो शो होगा। उसके अलावा जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है आपके पहुंचते हैं मैक्रोफेजेस पे, आप खासकर स्प्लीन के, उससे थ्रू ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स बनते हैं, और साथ साथ जो आरबीसी फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो कि आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर में होते हैं वो भी आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाएंगे, जो कि फर्दर आपके बिलिरुबिन और एल्बुमिन में कन्वर्ट्स होंगे और अल्टीमेटली फिर हो जाएंगे आपके लीवर पे, जो कि हेप्टोसाइट्स हैं, वहाँ पर फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएंगे और वो आपके बाइल सिस्टम से स्किट आउट होंगे और कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पाथवे हैं आपके हेमोलिसिस पाथवे का। एंड नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। तो हेमोलिटिक एनीमिया को बहुत सारे तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बात करें एक्यूट, क्रोनिक की हो, ड्यूरेशन के बेस पे, या फिर बिल्ड टू सीवियर हो, चाहे उसके सीवियरिटी के बेस पे। लेकिन जो मेजर हैं वो है आपके एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया एंड सेकंड इज द हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो बात करें हम लोग एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया की, तो वो बेसिकली होते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर, मीन्स आरबीसी के बाहर, मीन्स कॉज्ड बाय द इंट्रिंसिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो आरबीसी के बाहर से जो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे उसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कार्पोस्कुलर फैक्टर। एंड सेकेंड आपका जो हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, वो होता है आपका इंट्रा कार्पोस्कुलर, मीन्स आपके आरबीसी के अंदर, मीन्स कॉज्ड बाय द इंट्रिंसिक रेड सेल्स डिफेक्ट। तो आपके आरबीसी सेल्स के अंदर में जो डिफेक्ट होंगे उसके थ्रू जो होंगे उसको हम बोल सकते हैं हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि आपके जो एक्वायर्ड कंडीशन में जो है एंटीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट होंगे, आपके माइक्रोएंजियोपैथिक इन्वॉल्वमेंट होंगे, या फिर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होगा किसी भी टॉक्सिन्स का, बैक्टीरिया या वायरस का, या फिर एक्वायर्ड रेड सेल्स मेम्ब्रेन डिफेक्ट होंगे आपके, या फिर स्प्लेनोमेगाले भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं आपके एक्वायर्ड के। और जो हेरिडिटरी है वो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, मीन्स आपके जो सेल्स के अंदर में जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स कहीं कहीं डिफिशिएंट हो सकते हैं, जो कि आपके एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉज कर सकते हैं, या फिर डिसऑर्डर्स ऑफ द रेड सेल इंटीरियर, मीन्स आपके डिफेक्ट इन द एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन्स। तो ये भी कुछ हो सकते हैं आपके हेरिडिटरी कंडीशन पे, जो कि हम आगे डिटेल में और बात करेंगे। सो नाउ कम टू द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द हेमोलिटिक एनीमिया। तो बात करें हम लोग जनरल सिम्टम्स की, तो हेमोलिटिक एनीमिया या हेमोलिसिस के दौरान जो भी एनीमियास होगा उससे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के वो होंगे, जैसे कि आपका पेलनेस ऑफ स्किन, फैटिग, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, फीवर, टायर्डनेस। और आपके जो जो मेजर दो पार्ट हैं वो कि इंट्रावेस्कुलर, एक है आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर में जो बेसिकली दो सिम्टम्स होंगे आपके, एक है आपका हीमोग्लोबिनुरिया एंड सेकंड आपका हीमोग्लोबिनुरिया। तो हीमोग्लोबिनेमिया की कंडीशन पे जो है आपको एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, डिस्फेजिया हो सकता है, डार्क कलर्ड यूरिन हो सकते हैं, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, या फिर हाइपरटेंशन चाहे सिस्टमिक हो या फिर पल्मोनरी हो, या फिर थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, या फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन भी हो सकते हैं। और अगर हीमोग्लोबिनुरिया की कंडीशन में जो है आपको रिनल फेलियर भी हो सकते हैं, चाहे एक्यूट हो, क्रोनिक हो, या फिर रिनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आपके इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के। सेकंड आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, जिसमें आपके स्प्लेनोमेगाली हो सकते हैं, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया हो सकते हैं, या फिर इंक्रीज्ड यूरिन यूरोबिलिनोजन भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के। नाउ कम टू द
लेबोरेटरी इवोल्यूशन और ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया, तो किस तरीके से हम लेबोरेटरी के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके फाइंडिंग हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एविडेंस फॉर द आरबीसी एंड एचबी ब्रेकडाउन। तो हिमोलिटिक एनीमिया में जो हिमोलिसिस होता है, जिससे आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो ब्रेकडाउन होते हैं, उससे कुछ प्रूव हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि ब्लड के थ्रू कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट इज द इंक्रीज्ड अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो आपके प्लाज्मा के अंदर में जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ जाएंगे। इंक्रीज द यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, आपके यूरिन में जो है यूरोबिलिनोजन कंपाउंड का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज द स्टूल स्टरकोबिलिनोजन भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज द प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जैसे एलडीएच, तो आपके प्लाज्मा के अंदर में एलडीएच एंजाइम भी बढ़ जाते हैं हिमोलिसिस के दौरान। और आपका इंक्रीज द एचबी बाइंडिंग प्रोटीन जैसे हेप्टोग्लोबिन, तो हेप्टोग्लोबिन की डिक्रीज द एचबी बाइंडिंग प्रोटीन हेप्टोग्लोबिन, तो हेप्टोग्लोबिन की जो लेवल है वो भी कम होगा आपके हिमोलिसिस के दौरान। एंड द एविडेंस फॉर द इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जो कि स्पेसिफिक हैं आपके हीमोग्लोबिनुरिया, हीमोग्लोबिनेमिया, हीमोसिडिरुनिरिया इफ प्रोलॉन्ग्ड। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपको हिमोलिसिस हुआ है, आपके आरबीसी और एचबी जो है ब्रेकडाउन हुए हैं। एंड नाउ कम टू द एविडेंस फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन, जिसे हमने कहा कि हिमोलिसिस एनीमिया के दौरान जो है आप कंपनसेटरी पाथवे के थ्रू बोन मेरो जो है हाई मात्रा पे या अधिक मात्रा पे जो है आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द बोन मेरो हायरप्लेसिया। एंड द एविडेंस फॉर दिस रीजन आर द reticulocytosis means increased reticulocyte production within the bone marrow, and erythroid hyperplasia, there is a bone marrow hyperplasia. एक्सरे से हम देखेंगे अगर बोन मेरो को, तो इट में शोज द एक्सपेंशन ऑफ द बोन मेरो स्पेस। एंड टेस्ट फॉर द शॉर्टन आरबीसी लाइफ स्पान, जैसे हमने कहा हिमोलिटिक एनीमिया में जो है आपके आरबीसी का लाइफ स्पान भी कम हो जाता है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, वो है आपके टेस्ट बाय द 51 लेवल्ड क्रोमियम मेथड नॉर्मल जो है इसके थ्रू हम आपके आरबीसी का लाइफ स्पान हम चेक कर सकते हैं। जो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ है वो आपका 120 डेज अप्रोक्सीमेटली, जो मिल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में जो है ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 डेज हो जाते हैं, और सीवियर कंडीशन में जो है 5 to 20 डेज ही रह जाते हैं आपके आरबीसी का लाइफ स्पान। एंड नेक्स्ट इज द एविडेंस फॉर द आरबीसी डैमेज, तो इसमें आरबीसी डैमेज भी होने लगेंगे आपके हिमोलिटिक एनीमिया में या हिमोलिसिस पे, तो उसके थ्रू जो है आपके एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी शो होगा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी शो होगा, कोम्स एंटीग्लोबिन टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, खासकर ये आपके ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन को स्क्रीन करने के लिए। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम लोग डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक हेमोग्लोबिन्स के लिए। वी कैन एस्टिमेट द HbA2, HbF और HbS। एंड हेजन बॉडी टेस्ट भी करते हैं, खासकर स्क्रीनिंग फॉर द G6PD मीन्स ग्लूकोज 6 फास्फोडाइड्रोजनेस एंजाइम डिफिशिएंसी के लिए। So these are the basic laboratory findings and the evaluation. And now come to the first part is the एक्वायर्ड हिमोलिटिक एनीमिया, मीन्स ऐसे एनीमिया जो कि एक्वायर्ड होते हैं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से या फिर बाहर से हम लोग हमको मिलता है, जेनेटिकली नहीं होता। तो उसमें जो बेसिक इटोपैथोलॉजी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि किन किन कारणों से हो सकता है। तो फर्स्ट इज द एंटीबॉडी, सो देयर इज इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमियाज। सो फर्स्ट इज द ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज, मीन्स आपके बॉडी के अंदर में आपके आरबीसी के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं। इस कंडीशन में इसके होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट है वार्म एंटीबॉडीज, सेकेंड आपका कोल्ड एंटीबॉडीज। तो वार्म एंटीबॉडीज जो बेसिकली हैं आपके IgG होते हैं, जो कोल्ड है वो आपके IgM होते हैं। वार्म और कोल्ड का जो मेन नाम है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वार्म जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली आपके अप्रोक्सीमेटली मोर देन या इक्वल टू 37 डिग्री पे ही रिएक्ट करते हैं आपके आरबीसी से, लेकिन जो कोल्ड एंटीबॉडीज हैं या कोल्ड एंटीबॉडी कंडीशन में जो है आपके IgM जो है कोल्ड कंडीशन में मीन्स लेस देन या इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वर्क करते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते। एंड नेक्स्ट इज द ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया। बहुत सारे ड्रग जो हैं जैसे कि अल्फा मिथाइल डोपा है, पेनिसिलिन है या क्विनिडीन है, ये सब जो है आपकी बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज इंडिजन की तरह काम करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज अ ड्रग इंड्यूस्ड इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया व्हिच कॉज्ड बाय अल्फा मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन एंड द क्विनिडीन। नेक्स्ट इज द आइसो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर RH नेगेटिव
पेशेंट हैं उनमें हम RH पॉजिटिव ब्लड इंजेक्ट करें तो उसमें जो है एंटीबॉडीज क्रिएट होंगे जो कि हेमोलिसिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द मैकेनिकल ट्रोमा से भी आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जैसे कि माइक्रो एंजियोपैथी हेमोलिटिक एनीमिया। सेकेंड है आपका डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट बाय द मलेरिया इन्फेक्शंस, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस एंड अदर एजेंट्स। डी है आपका एक्वायर्ड रेड सेल मेम्ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज, तो एक्वायर्ड के थ्रू जो रेड सेल्स का मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। खासकर आपका एग्जांपल है आपका पैराक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया PNH। ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्प्लेनोमेगाली इज अंडर रीजन ऑफ द एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि स्प्लेनोमेगाली होगा तो जो अल्टीमेटली जो साइज बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली जो वो RBC का जो डिस्ट्रॉय रेट वो भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। एंड नाउ कम टू द डिटेल अबाउट ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। सो बेसिकली हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू द एंटीबॉडीज मेनली IG और IgM डायरेक्टेड अगेंस्ट द रेड सेल्स, तो आपकी बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज बनेंगी आपके RBC के अगेंस्ट में, जो कि RBC से बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रमोट करेंगे, जिससे आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। एंड दिस एंटीबॉडीज में बी प्रोड्यूस्ड बाय द पेशेंट ऑटोइम्यून अगेंस्ट हिज ओन रेड सेल्स, तो आपकी बॉडी के अंदर में बनने लगेंगे ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होंगे और आपके रेड सेल्स के अगेंस्ट में काम करेंगे। एंड दिस एंटीबॉडीज में बी येलो एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस्ड टू द पेशेंट्स सर्कुलेशन एंड एक्टिंग अगेंस्ट हिज रेड सेल्स, जैसे कि हम बात कर चुके हैं RH फैक्टर के कंडीशन पे कि नेगेटिव पेशेंट्स को हम पॉजिटिव जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, हम करेंगे तो येलो एंटीबॉडीज क्रिएट होंगे और वो जो है हेमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं। एंड दिस में बी प्रोड्यूस्ड बाय पेशेंट एंड डायरेक्टेड अगेंस्ट द एंटीबॉडीज रेड सेल्स एंटीजेंस इंट्रोड्यूस्ड टू द पेशेंट बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये ड्रग, तो ड्रग के थ्रू भी ये एंटीबॉडीज या ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेमोलिसिस कॉज कर सकते हैं। एंड द टाइप्स आर द वार्म एंटीबॉडी autoimmune hemolytic anemia and second is the cold antibody autoimmune hemolytic anemia. So first is the warm antibody autoimmune hemolytic anemia. So the antibodies mainly the IgG are reactive against the rhesus and IgG antigens at body temperature equal or more to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो एंटीबॉडीज होंगे वो होंगे IgG, जो कि आपके जो RBC में जो रिसस या RH एंटीजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं, और ये जो काम है बेसिकली जो रिएक्टिव है वो आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करता है। एंड इट इज अकाउंट फॉर द 80% केसेस, मीन्स जो भी आपके ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज हैं जो कि वार्म और कोल्ड होते हैं उनमें से जो जितने भी केसेस हैं उनमें से 80% जो केसेस होंगे आपके वार्म एंटीबॉडीज का। एंड एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोसिस, इसमें जो भी फीचर्स होंगे वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोसिस के थ्रू होंगे, मेजरली साइट होगा आपका स्प्लीन। एंड रेड सेल्स कोटिंग इज जनरली IgG क्लास एंड ओकेजनली दे आर IgA, तो इसमें IgG मेन काम करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस पे ओकेजनली जो है IgA भी काम करता है, पर मेनली अगर आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो वो IgG ही होगा। एंड द वार्म एग्लूटिनिन इज द IgG। ओके, एंड द क्लिनिकल फीचर्स आर द chronic anemia, splenomegaly, pallor and jaundice. These are the clinical symptoms of this autoimmune or warm antibody autoimmune hemolytic anemia. And now come to the etiology. So first is the idiopathic, means unknown region in about third of the cases, and some are the lymphoid neoplasma, lymphoma, chronic lymphatic leukemia, myeloma, and solid tumors like lungs, colon, kidney, ovary, or thymus tumors, and some connective tissue disease like SLE, rheumatoid arthritis. Some drugs like methyl-dopa, mefenic acid, penicillin, quinine or quinidine. Some others are ulcerative colitis and the HIV infections. So these are the basic etiology for the warm antibody autoimmune hemolytic anemia. And now come to the pathophysiology or pathogenesis of this warm antibody autoimmune hemolytic anemia. सो फर्स्ट आपके जो RBC हैं, RBC में होते हैं आपके RH IgG एंटीजेंस, जो RH IgG एंटीजेंस से जो हैं आपके जो एंटीबॉडीज हैं वार्म एग्लूटिनिन वो है आपके IgG जो बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये जो हैं आपके
जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं जिसमें होते हैं स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं C3 उसके साथ में बनते हैं कॉम्प्लेक्स, मीन्स RBC IgG C3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड दिस कॉम्प्लेक्स में प्रमोट द लिकोसाइट इंटरेक्शंस, उससे जो हैं आपके जो भी आरबीसीज में जो हैं आपके इंटरेक्शन होंगे नेचुरल किलर सेल्स का, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स का और आपके न्यूट्रोफिल्स का, जो कि डाइजेस्ट करेंगे आपके आरबीसी को एंड मे कॉज द हेमोलिसिस। एंड इट में आल्सो part of the coated membrane is lost resulting in the spherical transformation of the red cells। इससे जो है आपके मेम्ब्रेन डैमेज होंगे और वो एक तरीके से स्पेरिकल सेल्स में ट्रांसफर होंगे और बनाएंगे आपके स्पोरोसाइटोसिस एंड में कॉज द हीमोलिसिस। सो दे आर द बेसिक पाथवे ऑफ द वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द treatment of this disease. So we can use the immunosuppressant drug like the steroids like prednisolone, and we can also use the other like azathioprine, cyclosporine, and cyclophosphamide. These are the anti-cancer drug which shows the immunosuppressant activity. And splenectomy is also useful in this case. Now come to the cold antibody autoimmune hemolytic anemia. So auto antibodies are reactive at the 4 centigrade and अकाउंट फॉर द 20% ऑफ द केसेस। इसमें मतलब एंटीबॉडीज जो हैं एक तरीके से IgM होते हैं मेनली, और ये जो हैं बेसिकली आपके ब्लड के जो प्रेजेंस एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, खासकर P एंटीजेंस होते हैं आपके ब्लड में, उसके थ्रू काम करते हैं। और ये जो काम है वो बेसिकली आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेहतर तरीके से करता है। और जो जितने भी केसेस हैं आपके ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के, उसमें से 20% केसेस जो हैं आपके कोल्ड एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के होते हैं। एंड hemolysis under two conditions. First is the cold agglutinin disease, and antibodies are the IgM type which bind to the red cells at best at 4 degree centigrade, and these are the RBCs which contains the I antigen। इसमें जो I antigens होते हैं और ये जो I antigens हैं वो फर्दर आपके IgM के थ्रू बाइंड करते हैं। तो IgM के थ्रू बाइंड करने से जो है आपका होगा इस लाइक दिस इज एग्लूटिनेशन एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो एग्लूटिनेशन है फिर अगर हम वार्म टेम्परेचर पर रखें तो ये आपस जो है डिस एग्लूटिनेशन हो जाते हैं। बट ये एक तरीके से हेमोलिसिस का पाथवे नहीं है, इससे नहीं होते हैं, ये एक फैक्टर है, ये एक टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, खासकर जो इनडायरेक्ट जो आपके कॉम्स टेस्ट हैं उसको हम यूज़ करते हैं। और जो बट हेमोलिसिस अकर्स टू द फिक्सेशन ऑफ RBC IgM C3 कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो है C3 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे, पिछले स्लाइड में बात किए थे कि जो आपके RH एंटीजेंस होते हैं उस पर आपके RBCs पे जो कि IgM के थ्रू RBC IgM C3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो एक तरीके से हेमोलिसिस कॉज करेगा। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कोल्ड एग्लूटिनिन्स आर द IgM affects the juvenile RBCs, मीन्स बच्चों के RBCs में ये मेनली इफेक्ट करते हैं। एंड द etiologies are the idiopathic certain infections like mycoplasma pneumoniae and some lymphoma। and next is the paroxysmal cold hemoglobinuria, that's a PCH। and in PCH cold antibodies is an IgG antibody, that is a Doneth Landsteiner antibody which directed against the P blood group antigens। तो इसमें जो है आपके कोल्ड एग्लूटिनिन में I एंटीजेंस होते हैं, आपके PCH में जो है P ब्लड ग्रुप एंटीजेंस के थ्रू काम करते हैं एंड ब्रिंग्स अबाउट द कम्प्लीमेंट मेडिएटेड हेमोलिसिस। तो उसमें कम्प्लीमेंट फॉर्म करेंगे आपके सिमिलर, जैसे कि हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं कि आपका IG है, G जो है एक तरीके से P एंटीबॉडीज पे बाइंड करेगा और ये फॉर्म करेगा आपका कॉम्प्लेक्स और आपको हेमोलिसिस कॉज करेगा। एंड PCH इज अनकॉमन एंड मे बी सीन एसिड विद द सिफिलिस, निमोनी, फ्लू, मिसल्स एंड मम्स। तो कुछ इन्फेक्शन डिजीज के अंदर में ये दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट इज द कोल्ड एंटीबॉडी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कोल्ड एंटीबॉडी autoimmune hemolytic anemia। and these are severe anemia, Raynaud's phenomena, hemoglobinemia and hemoglobinuria, cyanosis affecting the cold exposure regions such as tips of nose, ears, fingers, not finger, it is fingers and toes। and now come to the next is the hereditary hemolytic anemia or genetic hemolytic anemia, and these are generally result of the intracorpuscular defect, means defect on the RBC। and classified into two categories. First is the
एबनॉर्मलिटीज ऑफ द रेड सेल मेम्ब्रेन, जो भी आपका आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट होंगे. सो देयर इज द फर्स्ट हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस और हेरिडिटरी ओवेलोसाइटोसिस एंड हेरिडिटरी स्मेटोसाइटोसिस, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे. एंड सेकंड इज द डिसऑर्डर इन द रेड सेल इन इस इंटीरियर. तो रेड सेल के अंदर में जो एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन्स होंगे उनमें डिस्टर्ब होंगे. सो फर्स्ट इज द रेड सेल्स एंजाइम डिफेक्ट्स, दैट इज नोन एज द एंजाइमोपैथी. तो ये एंजाइमोपैथी भी हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का. सो फर्स्ट इज द डिफेक्ट इन द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे विच कॉज बाय ग्लूकोज 6 phosphodihydrogenase enzyme deficiency. And next is the defect in the imminent Meyerhoff or glycolysis pathway, that is occurs due to the pyruvate kinase deficiency. And next is the disorders of the hemoglobin, means hemoglobinopathies, जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जैसे कि हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन्स लाइक सिकल सिंड्रोम and other hemoglobinopathy and reduce in the globin chain synthesis like the thalassemia, जिसमें अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनके बारे में डिटेल में. तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द hereditary abnormalities of red cell membrane. And the abnormalities of the red cell membrane are readily identified on the blood film examination. There are three main important types of the inherited red cells membrane defect, not the blue one defect, membrane defect. And hereditary, first is the hereditary spherocytosis, second is the hereditary leptocytosis, and third is the hereditary स्मेटोसाइटोसिस. एंड नाउ कम टू द फर्स्ट इज द हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, मींस ये जेनेटिकली जो है आपके जो आरबीसी की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस इज द कॉमन टाइप ऑफ हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. तो ये ऑटोसोमल डिसीज है इन विच द रेड सेल्स मेम्ब्रेन आर एबनॉर्मल. एंड बात करें इसके इटियोपैथोजेनेसिस की, तो डिफेक्ट ऑफ द लिपिड एंकर प्रोटीन्स मींस स्पेक्ट्रिन एंड द एनकारिन. तो एनकारिन और स्पेक्ट्रिन कुछ प्रोटीन्स होते हैं आपके मेम्ब्रेन पे, जो कि एक तरीके से लिपिड को एंकर करते हैं, विच एंकर द लिपिड बाइलेयर्स एंड फॉर्म द शेप ऑफ आरबीसीज. एंड द डिफेक्ट ऑन दिस प्रोटीन्स में कॉज द रिजल्ट इन स्फेरोसाइटोसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द आरबीसी. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आरबीसी का शेप जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें मेम्ब्रेन्स की बात करें तो बाइलियर फिलियर होते हैं, इसमें बैंड 3 प्रोटीन 4-2 एनकारिन बीटा स्पेक्ट्रिन अल्फा स्पेक्ट्रिन एक्टिन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक तरीके से इसकी इंटीग्रिटी को डिफाइन करते हैं. अगर ये कहीं ना कहीं ये डैमेज होने लगेंगे, ये डिफिशेंसी होगी, तो अल्टीमेटली जो मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी है वो लॉस होगा और वो एक तरीके से जो है स्प्रोसाइटोसिस में कन्वर्ट्स होंगे, मींस स्पेकल सेल्स में बनेंगे और इजीली जो है आपके स्प्लिंट में ब्रेकडाउन हो जाएंगे या हेमोसिस हो जाएंगे. तो इस तरीके से ये मेन काम करता है. एंड जैसे कि ये है आपका एंकारिन और ये है आपका बीटा और अल्फा स्पेक्ट्रिन. एंड फर्स्ट इज द हेरिडिटरी स्पेक्ट्रोसाइसिस में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रिन डिफिशिएंसी की. तो इसमें जो है म्यूटेशन ऑन द स्पेक्ट्रिन बाय द रिसेसिव इनहेरिटेंस. एंड अल्फा स्पेक्ट्रिन की कमी से जो होगा वो होगा आपका कॉस्ट मोर सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया, मींस अल्फा डिफिशिएंसी ऑफ द अल्फा स्पेक्ट्रिन में कॉज मोर सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया. एंड द डिफिशिएंसी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रिन में कॉज द मिल्ड टू मिल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज. जैसे हम देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल आरबीसीज हैं, ये आपके प्लेटलेट्स हैं, ये आपके लिपोसाइट्स हैं, ये आपके स्फेरोसाइटोसाइट्स हैं, जो कि आरबीसी चेंज हो चुके हैं, जो कि इजीली हेमोसिस हो सकते हैं. And next is the encarine abnormalities. So 50% of spherocytosis. And these are the heterozygous inheritance, जो कि मिल्ड सिम्टम्स शो करेंगे और होमोजाइगस में सीवियर सिम्टम्स शो करेंगे. हेटरोजाइगस मीन्स आपका एक ही जीन्स पे होंगे और इसमें जो है आपके दोनों जीन्स पे दोनों ही में होते हैं. एंड नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्फेरोसाइटोसिस, दैट इज एनीमियास, splenomegaly, jaundice and pigment gallstone. And now come to the hereditary लेप्टोसाइटोसिस और ओवलोसाइटोसिस. इसमें जो आरबीसी का शेप है वो एक तरीके से ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड इट इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेक्ट्रिन and some protein have a inherent defect in the erythrocyte membrane protein 4.1 that interacts spectrin with the actin in the cytoskeleton.
इसमें बेसिकली दो जो प्रोटीन है वो डिफेक्ट होंगे, एक है आपका स्पेक्ट्रिन और एक है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन 4.1। तो इसमें जो है बेसिकली आरबीसी जो हैं आपके ओवल सेल्स में चेंज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज नाउ कम टू द हेरिडिटरी स्मेटोसाइटोसिस, मीन्स इसमें जो आरबीसी का शेप है वो आपके कप्ड शेप में चेंज हो जाता है। एंड स्मेटोसाइटोसिस आर द कप्ड शेप्ड आरबीसीज हैविंग वन सरफेस कॉनकेव एंड वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द अंडरलाइंग डिफेक्ट इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन स्टोमेटिन। तो इसमें जो स्टोमेटिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या उसमें डिफेक्ट होने लगते हैं। एंड इट हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी आपके सिमिलर आपके ऑटोसोमल ही होते हैं, जैसे कि बाकी जो स्पेटोसाइटोसिस हैं या आपके ओवेलोसाइटोसिस हैं या फिर स्पेरोसाइटोसिस है, वो सारे ऑटोसोमल डिसीज हैं। एंड द स्टोनोसाइटोसिस आर द swollen red cells, overhydrated red cells due to the increased permeability of sodium and potassium ion, and the affected patients have mild anemia and splenomegaly। तो इसमें जो है आपके जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है बढ़ जाती है, उससे सोडियम और पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाते हैं और एक तरीके से स्वोलन हो जाते हैं और इजिली कप शेड में चेंज हो जाते हैं, जो कि मिल्ड एनीमिया शो कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लेनोमेगाली भी शो करते हैं। एंड नाउ कम टू द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेड सेल्स इंटीरियर, मीन्स उसमें जो एंजाइम्स होंगे वो डिफेक्ट होंगे, उनमें जो हीमोग्लोबिन्स होंगे वो डिफेक्ट होंगे। सो बेसिकली बात करेंगे हम लोग रेड सेल्स एंजाइम डिफेक्ट्स की, जिसको हम बोलते हैं एंजाइमोपैथीज। इसमें दो एंजाइम्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, एक है आपका G6PD जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि आपके हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में यूज होते हैं। सेकेंड है आपका पायरुवेट काइनेस एंजाइम, जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इन्वॉल्व होंगे। इन दोनों पाथवे के इन्वॉल्वमेंट में जो है आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। अगर G6PD नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली, या फिर पायरुवेट काइनेस नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आपको हीमोसिस हो सकता है। कैसे होगा हम बात करेंगे आगे। सो दीज आर द बेसिक पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड द हेक्सोस मोनोशंट पाथवे। तो इसमें जो है एक तरीके से आपका जो पायरुवेट काइनेस एंजाइम नहीं होने की वजह से जो है आपके जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे हैं वो नहीं होगा, उससे एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके थ्रू आपको हीमोसिस हो सकता है। और आपके जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो आपके G6PD के थ्रू जो है 6 फास्फोग्लूकोनेट में चेंज होते हैं और उसके थ्रू जो है आपके जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन है वो आपके रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट्स होते हैं। तो ये भी मेन बनते हैं आपके इस एंजाइम के थ्रू। तो अल्टीमेटली ये नहीं होने के कारण जो है इसकी जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जो कि एक तरीके से पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी के अंदर में। एंटीऑक्सीडेंट कम होने के कारण जो है आपके आरबीसीज पे ऑक्सीडेटिव डैमेज होंगे और आपको डिसीज होगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। एंड फर्स्ट इज द G6PD deficiency, and it affects millions of people throughout the world, and G6PD gene is located in the X chromosome, and deficiency is there as a sex linked trait affecting the males mainly, and while the females are the carriers and are asymptomatic। तो बात करें हम लोग G6PD जीन्स की, तो वो होते हैं आपके एक्स क्रोमोसोम में, इसलिए जो इनके डिसीज हैं वो होंगे आपके एक्स और सेक्स लिंक्ड ट्रेट होंगे, जो कि मेल पे मेनली इफेक्ट करेंगे, फीमेल पे जो है एक तरीके से कैरियर की तरह होंगे और उनमें सिम्टम्स जो है ना के बराबर होगा। एंड द वेरिएंट आर द नॉर्मल वेरिएंट इज द टाइप बी, एंड नेक्स्ट इज द इन ब्लैक पीपल में जो है टाइप ए पॉजिटिव टाइप ए नेगेटिव भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खासकर टाइप ए नेगेटिव जो है बहुत ही सिम्टोमेटिक होते हैं। एंड लाइक द HbS जीन, मीन्स आपके जो सिकल सेल एनीमिया के जीन्स होते हैं उसकी तरह जो है टाइप ए जो G6 वेरिएंट हैं, G6PD वेरिएंट हैं, वो भी मलेरिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इनमें जो है आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कम होता है, लेकिन वो एनीमिक एपिसोड शो नहीं करता। एंड हाउएवर these individuals develop hemolytic anemia or episodes on the exposure of the potent oxidant stress or oxidative stress, such as the viral infections, bacterial infections, certain drugs like antimalarial drugs, sulfonamides, nitrofurantoin, aspirin, vitamin K, and the metabolic acidosis and the ingestion of the fova beans। तो नॉर्मली ये जो पेशेंट्स हैं हेमोलिटिक एनीमिया के जो एपिसोड्स हैं सिम्टम्स से वो शो नहीं करते हैं, लेकिन किसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कंडीशन में, जो कि हमने बात की हैं, जितने भी इन्फेक्शंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आपके बीन्स हैं, एसिडोसिस हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन स्ट्रेस बढ़ेगा बॉडी के अंदर में और उससे जो है आपके आरबीसीज डैमेज होंगे और एक तरीके से हेमोलिटिक एनीमिया उनमें शो होगा। एंड दिस इज द बेसिक पाथवे। एंजाइम की कमी होने से जो है आपके जो रिड्यूस्ड जीएसएच हैं, जो कि एक तरीके से पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कम होंगे, उससे जो है आपके आरबीसीज जो है डैमेज होंगे और फिर वो हेमोसिस कॉज करेगा, उससे जो है हेजोइन बॉडीज
इजिली फॉर्म होगा, और जो कि एक टेस्ट है इस एंजाइम के डिफिशियंसी को लेकर। एंड क्लिनिकल फीचर्स आर द acute and chronic hemolytic anemia, neonatal jaundice, and the now come to the पायरुवेट काइनेस डिफिशियंसी। तो जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। मींस पायरुवेट काइनेस एंजाइम डिफिशियंसी इज द ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइमोपैथी ऑफ द glycolysis pathway, and it is caused by mutation of the PKRL gene। तो PKRL जीन जो है बेसिकली PK एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि म्यूटेशन हो जाते हैं और प्रोडक्शन कम हो जाते हैं आपके PK जीन्स का, एंड इट इज ऑटोसोमल डिसीज। बात करें हम जितने भी बात कर रहे हैं अभी, इसमें से केवल जो आपके G6PD है एंजाइम्स हैं वही आपके सेक्स लिंक्ड डिसीज के अंदर में आएंगे, बाकी सब जो हैं आपके ऑटोसोमल में आएंगे। एंड दिस आर द बेसिक पाथवे। अगर पी की कमी होगा तो they inhibit the glycolysis pathway and ATP production and may easily break down the red cells and may cause hemolysis. And the clinical features are the mild to severe anemia, splenomegaly, and the jaundice. So these are the basic things about the acquired and hereditary anemia. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me. And in last, thank you, keep watching.